जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्कीन्स एंड हेलोएरीज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों केमिस्ट्री पार्ट 1 के शुरू के 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन तीनों खत्म कर दिए। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक मैंने रखे हैं बाद के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोगों को सीधा ऑर्गेनिक पे जंप कर जाना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने तुम लोगों को 11th क्लास में भी डिटेल में पढ़ाई थी, याद है कि भूल गए? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। मैंने तुम लोगों को वो दोनों चैप्टर पूरे रटवा दिए थे। अगर तुम लोग वो 2 चैप्टर रिवाइज कर आओगे नेक्स्ट क्लास में तुमको बहुत आसानी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप क्लास रखने वाले हैं। और एक बात, 12th क्लास का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं, 11th क्लास की कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। हाँ या ना? जैसे नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत सारी चीजें थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अरीन की प्रिपरेशन वगैरह, रिएक्शन वगैरह। हाँ या ना? वो सब मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी इतना डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि अगर दोबारा कराऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। और मुझे लगता है कि वो चैप्टर तुमको रिवाइज करके आने खुद चाहिए। समझ गए? करें शुरू। तो हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों एरीन्स और एल्केन का मतलब जानते हो? अल्केन्स और एरीन का मतलब जानते हो? जहां तक मुझे पता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, अल्केन्स का मतलब होता है एक कार्बन चेन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। बोलो हाँ। चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, हाँ या ना? अल्केन वर्ड हम वहां यूज करते हैं। और बच्चों अरीन वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? इसमें जो है अटैचमेंट के तौर पे जुड़ा होता है एक बेंजीन रिंग। हाँ या ना? एरीन वर्ड हम किसके लिए यूज करते थे? जनरली बेंजीन के लिए, बेंजीनोइड कंपाउंड्स के लिए। याद है कि भूल गए? तो बच्चों यहाँ पे दोनों में हेलो हेलो क्यों लिखा हुआ है, ये से हाथ क्यों मिला है? क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स। हेलो का मतलब यहाँ पर है हैलोजेंस। कुछ समझ में आया? हेलो का मतलब हैलोजेन। तो हेलो अल्केन का मतलब क्या हुआ बच्चों? नाम से क्या समझ में आ रहे हैं? ऐसे अल्केन्स जिनमें पक्का कोई ना कोई हैलोजन जुड़ा होगा। मान लो बच्चों हैलोजन में X लिख देता हूं, तो X हमारा हैलोजन क्या हो सकता है? FCl, Br या फिर I। कोई दिक्कत? चले आगे। और यही काम यहां पर भी हो सकता है, बेंजीन रिंग के साथ भी हैलोजन जुड़ा हो सकता है, 2 भी जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है कार्बन चेन के साथ जुड़ा हो। नहीं समझे? इतनी कहानी समझ में आ गई? तो यहां पर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का मतलब क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, हेलो एल्केन्स के नाम में ही दिख रहा है हैलोजन प्लस अल्केन्स। अच्छा, अल्केन वर्ड से एक चीज और क्लियर हो रही है कि पक्का सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा उस चेन के अंदर, सब जगह सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा क्योंकि अल्केन लिखा हुआ है। हाँ या ना? अच्छा, हैलोजन और एल्केन का बॉन्ड कब बनेगा? बच्चों जरा चेक करो। मान लो मेरे पास कोई मीथेन है, सबसे छोटा सबसे आसान कंपाउंड मैंने लिया मीथेन। इसमें चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH4। इसमें मैंने रिएक्शन कराया X के साथ, या मान लो HX के साथ, या फिलहाल एक काम करते हैं X ले लेते हैं अभी, ठीक है? क्योंकि हम कोई केमिकल रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे। तो हुआ यहाँ पर ये कि इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होकर उसकी जगह कौन आ गया बच्चों? X। तो जरा चेक करो यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन माइनस हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? CH3X। यानी पहले ये कौन था बच्चों? अब क्या बन गया? हेलो एल्केन। और याद रखना यहाँ पर X से हमारा मतलब क्या है बच्चों? FCl, Br या फिर I। क्या मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि X का मतलब FCl, Br, I है? याद हो गया? हैलोजन, ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ गए?
तो हेलो एल्केन्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? हेलो एल्केन्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर डिफाइंड एज व्हिच आर फॉर्म व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन। यानी कि मतलब लिख के दिखाओ, समझ गए? मस्त टाइम पास हो जाएगा अगर मैंने डेफिनेशन लिख दी तो। मैं बोल के बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। व्हेन एनी वन, टू और मोर देन टू हाइड्रोजन, अच्छा दो हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन हटेगा वहीं पे हैलोजन आएगा, दो भी हट सकते हैं, तीन भी हट सकते हैं। समझ में आ गया? when hydrogen is replaced by two or more than two halogens then the compound formed is the haloalkane। अगर किसी अल्केन से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स रिप्लेस होकर वहां पर हैलोजन लग जाता है तो बन जाता है हेलोएल्केन। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरीके से बच्चों हेलोएरीन्स क्या होता होगा, जरा सोच के बताओ। हेलो एरीन्स, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हेलोजन प्लस एरोमेटिक रिंग या एरीन बोल दो। तो जरा चेक करो, अगर मान लो ये मेरी बेंजीन रिंग है, इसमें कितने कार्बन है बच्चों और हाइड्रोजन कितने हैं? अरे बोलो भाई। तो एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां से रिमूव करा दूं और उसकी जगह यहां पर X लग जाए तो ये क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? ये पहले था बेंजीन, अब ये बन गया हेलो बेंजीन, यानी कि हेलो एरीन। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? चले आगे। इसके अलावा बच्चों मैं फिर भी ये चाहता हूं कि आप घर जाकर एनसीईआरटी का ये जो फर्स्ट पेज है इसको जरूर पढ़ना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये वाला पेज पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं। कभी भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो पहले हमारे अंदर उसको लेकर के इंटरेस्ट होना चाहिए कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें सिखाया क्या जा रहा है। तो इसने हमको इसमें ये बताया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं, हेलोएल्कीन और हेलोएरीन, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं और इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिसोल produced by organisms is very effective for the treatment of typhoid fever। एक एप्लीकेशन हो गया ना। Our body produces iodine containing hormone thyroxine, the deficiency of which causes a disease called goiter। दो एप्लीकेशन हो गए। ऐसे ही the synthetic halogen compound chloroquine is used for the treatment of malaria। Halothane is used as an anesthetic during surgery। Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery। तो कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में नीचे की तरफ इस सेक्शन में आप ये पढ़ लेना, पढ़ लोगे। और ये तीन चार जो एप्लीकेशन दिए हुए लिख लेना, कोई बुराई नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलें आगे बच्चों। तो ये जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन हम लोग किसी भी चीज का कई बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में देखा होगा, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैसे किया गया था? इस बेसिस पर कि कौन जमीन पे रहते हैं, कौन पानी में रहते हैं और कौन हवा में उड़ते हैं। फिर बाद में हमने और भी कई तरीके से क्लासिफाई किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमने और भी डिटेल में पढ़ा है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का। तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन भी स्टडी कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बच्चों कई बेसिस पर किया जा सकता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा हैलोजन जुड़े होंगे वही उसी तरीके से उसको नाम दिया जाएगा। जैसे मान के चलो बच्चों, आपके पास है CH3X, एक कंपाउंड है CH3, इस पर भी एक हैलोजन है, इस पर भी एक हैलोजन है। और एक कंपाउंड है CCCH3, सॉरी यहाँ पर आएगा 2, और तीनों के साथ एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं? 1। यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर 3। तो इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? मोनो हेलो एल्केन।
इसको क्या नाम दिया गया? डाई हेलो, और इसको ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर हो गया बच्चों? चले आगे। ठीक इसी तरीके से बच्चों देखो, इसके पैरेलली हमको ये भी लेके चलना है, हेलोरीन। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बेंजीन रिंग में एक ही हेलोजन जुड़ा हो, या दो अलग अलग पोजीशन पे दो हेलोजन जुड़े हो, या फिर तीन हेलोजन जुड़े हो, 1 2 3। इसको भी हमने इसी तरीके से नाम दिया हुआ है। अगर एक हेलोजन है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, और इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? ट्राई हेलो एरीन। क्लियर हो गया? पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, बहुत ही आसान था। चले आगे। तो अब हम लोग दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अगर हम इस बेसिस पर क्लासिफाई करें तो जो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, ये फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाई हो सकते हैं। नंबर 1, इसका ए पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मोनो हेलो एल्केन, यानी कि अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन। अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, इन्हीं को बोला जाता है हेलो एल्केन्स। समझ में आया? अब इसका काम समझो बच्चों। पहले अब ये पढ़ो लिखा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। यहां पर सारा खेल ही इसका है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? sp3 बॉन्ड बच्चों कहां बनता है? sp3 वहां बनता है जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, हाँ या ना? यानी हमारा जो हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो C sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब सवाल ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, अगली क्लास में तुम लोग 11th की हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करके आना। पूरा पढ़ के नोट्स बना के टेस्ट नहीं ले रहा मैं तुम्हारा, पढ़कर आना, छोटे मोटे टर्म्स याद आ जाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो कार्बन होता है जो सब तरफ सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो जरा सोच के देखो, हमारा हेलोजन, मैं इसको हमारा प्यारा हेलोजन क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि हमें सिर्फ हेलोजन से मतलब है। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन। एरीन तो कोई भी हो सकता है, अल्केन चेन रिंग ब्रांच कुछ भी हो सकता है। वहां पे मेन तो हेलोजन है ना, जिस पर हमारा ध्यान फोकस करके रखना है हमको। तो याद रखना, हमारा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सब तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हो गई ये बात? और अगर ऐसा हुआ तो पहली क्लास इसकी आती है अल्काइल हैलाइड। मतलब आप ऐसे समझ लो, C के साथ हाइड्रोजन 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 और एक X। अच्छा, C के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन चेन है। R का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? कार्बन चेन लग गई इसके साथ। समझ में आ गया? और इसके साथ जुड़ा हुआ है X। बच्चों ठीक है, बहुत लंबी कार्बन चेन है ये R, लेकिन कार्बन तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, डबल तो नहीं बना रहा। चेक कर लो, डबल तो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, C के साथ इधर भी R है और इधर ये R डैश मान लेते हैं, इसके साथ X जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलोगे? पहले ये चेक करो, क्या ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा है? हाँ, क्योंकि भले ही दो कार्बन चेन जुड़ गई हैं, लेकिन कार्बन अभी भी सब जगह सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। और ठीक ऐसे ही अगर मान लो कार्बन के साथ R डैश R डबल डैश X इस तरीके से जुड़ा होगा, तब भी वो sp3CX कार्बन बॉन्ड ही बन रहा है। तो बच्चों ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री, और ये हो गया मिथाइल। समझ में आ गया? जैसे मान लो X की जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड।
ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी में याद रखना बच्चों 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। उस कार्बन से अगर 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और ये हो गया हमारा टर्शियरी। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किसी को है तो बताओ। चले आगे। इसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों, सोच के बताओ। इसको इरेज कर दूं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसको ठीक से देख लो बच्चों, अभी जो भी मैं समझा रहा हूं, फिर लास्ट में ना इसको टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे, बड़ा सा टेबल बना देंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये तो हो गया ए पार्ट। ये जो हमने अभी ए पार्ट पढ़ा वो जरा चेक करो, इसी कैटेगरी के अंडर फॉल हो रहा था। इसके अंदर एक बी पार्ट भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया बच्चों। अलाइलिक हैलाइड में भी देखो, मेरी बात सुनो, होने क्या वाला है, अगर ये बी पार्ट इसी कैटेगरी के अंडर आ रहा है तो जरा दिमाग लगाओ, कार्बन अभी भी सब जगह क्या बना रहा होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन जुड़ा है, ये सब तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि इसके पीछे जो कार्बन है वो भी सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। मेरी बात समझ में आई? तो क्या ये इस कैटेगरी के अंडर फॉल हो रहा है? अरे हो रहा है, ठीक से देखो। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था sp3CX बॉन्ड, हैलोजन यानी X, हमारा प्यारा हैलोजन ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनाता हुआ होना चाहिए जो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, उसके पीछे वाला कार्बन क्या बना रहा है, उससे क्या लेना देना। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, अलाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों? अलाइलिक। अच्छा क्या ये देखो बच्चों, चेक करो, ये हैलोजन है, चेक करो, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है। क्या ये इस कैटेगरी के अंडर आ रहा है? हाँ, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसका अगला कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है हमें उससे क्या लेना देना है। और वैसे भी ये बेंजीन नहीं है, आप ठीक से देखो, ये बेंजीन नहीं है। तो याद रखना, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। नहीं आ रहा समझ में? अलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, बी पार्ट समझ में आ गया, ये भी इसी कैटेगरी के अंडर लाई करता है। चले आगे, चले आगे। इसकी एक सी कैटेगरी भी है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अगर ये सी पार्ट इसी कैटेगरी के अंडर लाई कर रहा है तो दिमाग लगाओ, कार्बन, वो कार्बन जिससे हमारा प्यारा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, बाकी से हमें लेना देना नहीं है। और बेंजाइलिक वर्ड आ गया तो पक्का यहाँ पे बेंजीन रहा होगा। तो बच्चों चेक करो, ये रहा बेंजीन, इसके साथ एक सी जुड़ा है और सी के साथ X जुड़ा हुआ है, और यहां पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये कंपाउंड इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, बेंजाइलिक हैलाइड? पहले तो ये दिमाग में फिट कर लो बच्चों, बेंजीन के साथ अगर आपने डायरेक्टली X जोड़ दिया तो कैटेगरी बदल गई, फिर तो वो हेलोइरिन में चला गया, फिर तो वो हेलोइरिन में चला गया। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं, अभी हमने क्या करा, इसके साथ एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है और उसके साथ X जुड़ा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ, पहले तो दिमाग में फिट कर लो, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। दूसरी बात, ये कंपाउंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? चेक करो, हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना तो रहा है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज ही तो है। तो क्या ये इस कैटेगरी के अंडर लाई कर रहा है? हाँ, समझ में आ गया? अच्छा, इसी में थोड़े चेंजेस कर देते हैं बच्चों।
अब चेक करो इसमें से कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री है, क्योंकि चेक करो इस कार्बन के साथ ये भी तो एक चेन ही है, रिंग है, ऊपर भी चेन है नीचे भी चेन है। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री और ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये तीनों बेंजाइलिक हैलाइड है और फिर भी ये इसी कैटेगरी के अंडर लाई करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? चले आगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं नंबर 3। पहले हमने किसके बेसिस पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। नंबर 2 हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। बच्चों सारा खेल इसका है। अब आप चेक करो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब आप चेक करो हम किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो खुद ही डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इसके अंदर बच्चों 2 फर्दर क्लासिफिकेशन आती हैं, ए और बी। ए पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विनाइलिक। क्या बोलते हैं? विनाइलिक कंपाउंड्स। चेक करो हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ये समझ में आ गया है? इसको डिटेल में बनाओ। अरे मैं ये बनाना चाह रहा हूं, देखो सी डबल बॉन्ड RH, ये दोनों सेम ही कंपाउंड है, ठीक से चेक करो। हाँ या ना? क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? क्या इसको विनाइलिक मानेंगे? एक एग्जांपल तो ये रहा, क्या ये विनाइलिक माना जाएगा बच्चों? क्यों मना क्यों कर रहे हो भाई? हैलोजन डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद ही सीधा सीधा डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो विनाइलिक ही तो है। और एक मजे की बात सुनो बच्चों, अभी हम लोग सिर्फ यही स्टडी कर रहे हैं, हेलोएरिन पे हम गए ही नहीं। सोच के देखो, अभी तक हमने इसकी बात ही कहां करी। इसका क्लासिफिकेशन करते करते अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ गई कि एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड आ गया, तब हमने उसको नाम दिया हेलोएरिन। समझ में आ गया? तो अभी तक हम सिर्फ यही स्टडी कर रहे हैं। तो विनाइलिक क्लियर हो गया 3 के अंदर। अब बच्चों इसके बाद बी पार्ट पे आ जाओ, अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स मतलब कि अगर मैं सच में एक बेंजीन रिंग ले ही लूं, इसमें तो बहुत सारे डबल बॉन्ड है, और उसमें डायरेक्टली एक X जोड़ दूं, क्या ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है? हाँ या ना? हैलोजन डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कम से कम एक डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो ये इस कैटेगरी को सेटिस्फाई कर तो रहा है, तो ये भी इसी क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा। बात समझ में आ गई? और यहां से हमें एक नई क्लास मिली और इससे बनने वाले इतने कंपाउंड्स मिले कि हमने उसको बिल्कुल अलग से क्लासिफाई कर दिया, अलग से नाम दे दिया, अलग से स्टडी करते हैं, हेलोएरिन्स। तो यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों? हेलोएरिन मिल गया। यहां से हमको ये मिला। आई बात समझ में? तो यहां से तुम्हारा क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हमने आज क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन। तो ये हमने क्या करा, देखो बार बार लिखा, बार बार मिटाया। एक बार इसको पूरा बोर्ड पे टेबुलर फॉर्म में बना के देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन बच्चों हमने किस क्लास की, कितने क्लास में क्लासिफाई करा? 3। 1 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। हाँ या ना? और इसके अंदर हमें कितने मिले? 3। मोनोहेलोएल्केन, दूसरा
डाई हेलो एल्केन, बना के दिखाओ ये, समझ गए। और तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर हो गया। अच्छा, और किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स containing sp3CX बॉन्ड। हाँ या ना? और इस बेसिस पर हमें कितने फर्दर क्लासिफिकेशन मिले थे बच्चों? 3। इसके अंदर फर्दर 3 क्लास हैं, कौन कौन से? जल्दी बताओ बच्चों। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और अलाइलिक और बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइलिक। सही है गलत? बच्चों इसके अंदर हमको क्या मिला? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सही है गलत है? हाँ, मिथाइल भी था। अलाइलिक के अंदर, अलाइलिक तो बस ये था कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगला वाला कार्बन, सॉरी ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड बना रहा है ना। बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का चक्कर था। तो यहां पर भी मैं बस ये लिख दे रहा हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर हो गया? देखो तुम लोगों के पास तो कॉपी पेन है, कॉपी में बहुत जगह है, जैसे मर्जी एडजस्ट करके लिखो। आप चाहो तो इस टेबल को बहुत खूबसूरत बना के लिख सकते हो। यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये छोटे छोटे वो तीनों कंपाउंड बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। समझ गए? और तीसरा क्लासिफिकेशन बच्चों हमने क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स containing sp2CX बॉन्ड। और ये फर्दर कितने टाइप का था बच्चों? 2, विनाइलिक और अराइल हैलाइड। यहां से क्या निकल कर आया कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद ही डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बट वो चेन या ब्रांच होगी। अराइल हैलाइड में भी वही चीज है, हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, लेकिन यहां से एक नई क्लास निकल कर आ गई, हेलो एरीन्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बच्चों दिमाग लगाओ, C sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो सब तो हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली कार्बन और उससे जुड़े हुए हैलोजन की। यानी दिमाग लगाओ, C के साथ अगर X जुड़ा हुआ है तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए पीछे किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन है या चेन है, हमें नहीं पता। इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार है? हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बन के रेस्पेक्ट में हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा X की तरफ ज्यादा रहेंगे। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड X की तरफ ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा माइनस का मतलब क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिया उसने, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा, उसका बड़ा क्लाउड X की तरफ बन रहा है। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 11th में MOT पढ़ा था ना, तो हमने उसमें पढ़ा था कि फाइनली होता ही है कि जब कहीं बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो उनके न्यूक्लियस पास पास आ जाते हैं और इसको जितने भी इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं और इसको जितने भी इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं वो ऐसा क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बनके वो घूमता रहता है दोनों के अराउंड। यही पढ़ा था। तो यहाँ पे चेक करो, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बन रहा है तो वो ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास बन रहा होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन इसके पास छोटा बन रहा है, इसके पास बड़ा बन रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा किसके पास जा रहा है बच्चों?
समझ में आ गया? इसीलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे बात समझ में? तो ये बात याद रखना नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में कि सी और एक्स बॉन्ड पोलर हुआ कि नहीं हुआ। पोलर का मतलब समझते हो? जहां चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, तो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, पर यहां पर हम देख सकते हैं दोनों पर ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज है। तो ये कैसा बॉन्ड हुआ बच्चों? पोलर बॉन्ड। वैसे बाय द वे ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, और क्योंकि चार्ज यहां पर डेवलप हो गए ना, तो इसीलिए इसकी पोलैरिटी कुछ ना कुछ बन गई। बात समझ में आ गई बच्चों? इसके बाद अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर पेज नंबर 161 दिया हुआ है, आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन के ठीक सामने आपको मिला या नहीं बच्चों? ये वही नोमेनक्लेचर है जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कार्बन की चेन दी हुई है, 5 कार्बन है, उसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है, मान लो क्लोरीन, तो क्लोरोपेंटेन हो गया ना उसका नाम, बेसिक है ना। इसी तरीके की कुछ नेमिंग यहाँ पर दी हुई है और इसके पीछे वाले पेज में भी एक टेबल दिया हुआ है। मिला या नहीं? चेक करो, ये टेबल दिया हुआ है। ये आपको हेडिंग देखो, अगर ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने बैठ गया ना नोमेनक्लेचर, तुम्हारी पूरी एक क्लास का लॉस हो जाएगा। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा इस टेबल को कॉपी में बनाए, एलिमेंट्स को ड्रॉ करे पूरा डिटेल में और उसकी नेमिंग खुद से लिखे, तभी ये टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते होते तो देखो जरा चेक करो, इसी पेज पे टेबल के नीचे एग्जांपल 6.1 मिला या नहीं? मार्क कर लो। एग्जांपल 6.2 मार्क कर लो। उसके ठीक नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नेमिंग के ऊपर ही है, मार्क कर लो। बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6.1, 6.2, 6.1 और 6.2 बड़े आराम से हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। समझ में आ गया? चेक कर लो बैक एक्सरसाइज में 6.1, 6.2 और इंटेक्स क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया वो, और जो सॉल्व एग्जांपल है 1 और 2। इतना काम ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं भाई। देखो, अगर होशियार बनना है तो तुम ये काम करके आना, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म करके। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, नहीं घर पे कुछ कर सकते हैं, तो मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा टाइम पास मैं कर दूंगा नोमेनक्लेचर पढ़ा के। समझ में आ गया? पक्का कर लोगे? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन। समझ गए? उसके लिए मैं तुम्हें एक काम और बता रहा हूँ, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर रिवाइज करके आना, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड से काम आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।